हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। ऐसे तीन ऑप्शन जो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब आता है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था जब ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारी फूड की सप्लाई 3 गुना बढ़ गई थी। ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारी फूड की सप्लाई थी वो 3 गुना बढ़ गई थी, लेकिन 3 गुना सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि ये सप्लाई पर्याप्त नहीं थी। फिर हमारे पास आता है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम जीएमओ बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को हम मैनिपुलेट करके, उनके जीन चेंज करके ऐसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हमने क्यों बनाए, इसके क्या क्या यूजफुल्स हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म थे, उनसे जो प्लांट्स था, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स बनाई थी, प्लांट्स बनाई थी हमने, वह क्रॉप्स को मोर टॉलरेट बनाते हैं टू एबायोटिक स्टेज से। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई जो प्लांट्स थे, जो क्रॉप्स बनाई थी हमने, वो मोर टॉलरेट हो गए एबायोटिक स्टेज के लिए। एबायोटिक स्टेज मतलब अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तब भी वो फसल ख़राब नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी फसल ख़राब नहीं हो रही है। क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट्स थे, वो नॉर्मल प्लांट्स गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स थे वो टॉलरेट थे एबायोटिक स्टेज के लिए। और पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप थी, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज भी कम हो गया। नॉर्मल क्रॉप की कंपेयर में इन पे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हमने कम कर दिया। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस था वो भी हमारा कम हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जब हमारी फसल पकने वाली होती है उस समय कीड़े वगैरह लग के जो फसल को ख़राब कर देते हैं हमारी, इससे ये जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स बनने से हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो गया। और हमारी इंक्रीज इफ़िशियंसी ऑफ मिनरल यूजेड बाय प्लांट ये भी बढ़ गई। ऑन एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। नॉर्मल जो प्लांट्स थे उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती थी, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई जो प्लांट्स थे, जो क्रॉप्स थी, उनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जो हमारा गोल्डन राइस था उसमें विटामिन ए पाई जाती है, और जो विटामिन ए होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। फिर हमारे पास आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की हम पढ़ेंगे। बेसिलस थ्रेंजिस एक जीन होता है, बेसिलस थ्रेंजिस एक जीन होता है, उसमें जो प्रोटीन क्रिस्टल्स बनते हैं, उस प्रोटीन क्रिस्टल में क्या क्या जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। अब लोग कहेंगे मतलब जब टॉक्सिक होती है तो ये बेसिलस थ्रेंजिस उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती है, क्योंकि ये उसके जो उसमें जो पाई जाती है तो ये इनएक्टिव स्टेज में होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है, इसलिए बेसिलस थ्रेंजिस को नहीं मारती है, नॉट किल बेसिलस को। फिर ये एक्टिवेट कब होगी, जब ये एक्टिवेट होगी इंसेक्ट, जब इंसेक्ट इसको खा लेगा, इस जीन को, इस प्रोटीन को खा लेगा, तभी उसके उसके गट में, उसके मिड गट में जाने पर अल्कलाइन पीएच मिलेगा। अल्कलाइन पीएच मिलने पर उसके गट में जाने पर इंसेक्ट के ये एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी फिर जो ये टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल, उसके सरफेस से बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड कर जाएगा तो उसके क्रिएट पोर, उसमें छेद करना शुरू कर देगा। अगर छेद शुरू करेगा फिर उसमें स्वेलिंग होने लगेगी। जब स्वेलिंग होने लगेगी फिर लाइसिस सेल टूटने लगेगी, लास्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। एक बार हम इसे दोबारा से पढ़ समझते हैं। जो बेसिलस थ्रेंजिस जीन होता है वो प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाएगा, फिर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन होती है, ये इनएक्टिव होती है, इस वजह से ये बेसिलस को नहीं मारती है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें अल्कलाइन पीएच चाहिए जो हमें इंसेक्ट से मिलेगा। फिर अल्कलाइन पीएच मिलने पर ये टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा मिडगट एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल से बाइंड करने के बाद ये पोर्स बनाएगा इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर पोर बनाएगा। फिर जो इंसेक्ट था उसकी सेल सूजने लगेगी, फिर लेसिस फटने लगेगी, और जब फटने लगेगी तो इंसेक्ट की लास्ट में डेथ हो जाएगी। अब लेपिडोप्टेरन्स जो होते हैं, लेपिडोप्टेरन तंबाकू, वुडवर्म, आर्मी वर्म, कोलेप्टेरन, बीटल्स, डिप्टेरन, फ्लाई, मॉस्क्वीटो, ये इंसेक्ट के टाइप हैं जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। अब इसको हमें याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, जो हमें याद नहीं रहता कि लेपिडोप्टेरन किसे बोलते हैं, कोलेप्टेरन में कौन कौन आता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। दीपा फल मिठाई लाओ, तंबाकू आर्मी वालों को कल ली।
तो दीपा से डिप्टेरेंस, फ्लाई मॉस्किटोज, लाओ से लेप्टोप्टेरन, तंबाकू वुड बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब सॉरी, तंबाकू लेप्टोप्टेरन, तंबाकू बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब, कोलेप्टेरेंस के लिए बीटल्स। ये तो हमारी ट्रिक हो गई। अब जो हमारा बीटी होता है, बीटी हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली तो जैसे इसकी जो चॉइस होती है, जो हमारा जीन होता है, इसकी चॉइस डिपेंड्स करती है हमारी क्रॉप कौन सी है और टारगेट पेस्ट कौन सा है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन जीन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। कॉटन बॉलवॉर्म, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एवी, कॉर्न बोरर, क्राई फर्स्ट एवी। अब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा फर्स्ट एसी होता है, कौन सा सेकेंड एवी, कौन सा फर्स्ट एवी। तो हमें एक एग्जाम्पल है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। मतलब कॉटन बॉलवॉर्म होता है, कॉटन मतलब रजाई होती है। कॉटन पहले हम एसी चलाते हैं, फिर हमें जब ठंड लगने लगती है फिर हम सेकंड नंबर पे बोलते हैं अब रहने दो। तो कॉटन बॉलवॉर्म फर्स्ट एसी, सेकंड एवी। कॉर्न बोरर का क्राई फर्स्ट एवी। अब हम पढ़ेंगे मिलेडोगाइनी, जो इनकोगिनेसिया होता है। हमारे पास तंबाकू का जो प्लांट होता है, हम जब तंबाकू की खेती करते हैं, मिलेडोगाइनी इनकोगिनेटिया एक नेमेटोड होता है जो हमारी फसल को बर्बाद करता है। हमें तंबाकू की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये तंबाकू की प्लांट का रूट्स का पैरासाइट होता है। इस पे रूट्स पे इन्फेक्ट कर देगा तो हमारी ईल्ड कम हो जाएगी। अब हम इसको कैसे कम करें? इसको कम करने के लिए जो जीन होगा हमारा आरएनए के लिए, ये तंबाकू की प्लांट में इंसर्ट कर देंगे। तंबाकू की प्लांट में इंसर्ट करने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा नेमेटोड के अंदर। जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो ये नेमेटोड के एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा, बाइंड विद एमआरएनए ऑफ नेमेटोड। फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, फिर नेमेटोड को ये खत्म कर देगा। अब यहाँ से सबसे फेमस क्वेश्चन उठता है कि इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग। आरएनए इंटरफेरेंस में जो जीन्स साइलेंस करते हैं, किसको यूज करके करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। तो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं हो सकता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। इसको ये आंसर हमारा सही आएगा। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन आरएनए इंटरफेरेंस ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट बोथ, नन। तो हमारा जो इसका आंसर जाता है वो जाता है ऑल यूकैरियोट्स। आरएनए इंटरफेरेंस हमारा जो ऑल यूकैरियोट्स में होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी का हमारा जो मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? मेडिसिन के क्षेत्र में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स वर्ल्ड में है। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स वर्ल्ड में है, और उनमें से 12 इंडिया में है जो प्रेजेंटली मार्केटेड हैं। अब बायोटेक में हमारा डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज़ में जब ग्लूकोज का लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ जाता है तब उस पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी पेशेंट में तो डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसका हमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारा ये है कि इसके लिए लार्ज अमाउंट में इंसुलिन चाहिए, कि इंसुलिन से हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और जो इंसुलिन मोस्टली इंजेक्शन की फॉर्म में हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंसुलिन पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या होता है? जो इंसुलिन होती है इसमें जो इमेच्योर फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन को इमेच्योर बोलते हैं। उसमें सी पेप्टाइड होता है, ए पेप्टाइड होता है, बी पेप्टाइड होता है। मतलब सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में पाया जाता है, इमेच्योर इंसुलिन में। अब इसको हम मैच्योरेशन करते हैं। इसके मैच्योरेशन में हम ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। ए और पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मैच्योर इंसुलिन को हम इंसुलिन बोलेंगे। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि ए पेप्टाइड होते हैं, ए पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो ए पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और जो हमारा बी पेप्टाइड होता है उसमें 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब इंसुलिन हमें कैसे मिलेगा? हमें इसका ट्रीटमेंट तो समझ में आ गया कि इंसुलिन चाहिए, लेकिन इंसुलिन हमें मिलेगा कैसे? तो इंसुलिन हम पहले हम एनिमल से प्राप्त करते थे। एनिमल से पैनक्रियाज ऑफ स्लैगटर कैटल और पिग्स से हम प्राप्त करते थे इंसुलिन के लिए। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये जो इंसुलिन एनिमल से प्राप्त करते थे ये डेवलप करता है एलर्जी। कुछ पेशेंट में देखा गया, हमने जो एनिमल से इंसुलिन लिया वो पेशेंट में एलर्जी कॉज कर रहा है। क्योंकि अगर एलर्जी कॉज कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकता है, हमारे लिए डेंजर हो सकता है। तो हमने इसका मतलब इससे लेना बंद कर दिया। जो इंसुलिन हम एनिमल से लेते थे वो एलर्जी होने की वजह से हमने इसको लेना बंद कर दिया। फिर हमें क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट क्यों किया? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी कॉपी बनाता है, बहुत जल्दी इसका डिवीजन टाइम होता है, इसलिए बहुत जल्दी कॉपी बनाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन हमको बैक्टीरिया से प्राप्त होने लगेगा।
अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मेन चैलेंज था हमारे लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने इंसुलिन तो बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मेन चैलेंज था हमारे लिए वो था मैच्योर इंसुलिन को प्राप्त करना, मैच्योर इंसुलिन को प्राप्त करना। 1983 में इली लिली एक अमेरिका की कंपनी आई, इली लिली एक अमेरिका की कंपनी आई थी जिन्होंने प्लाज्मिड को यूज करके ई कोलाई में यूज किया, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। फिर उन्होंने चैन ए एंड बी प्रोड्यूस किया सेपरेटली, इंसुलिन में जो बनाया चैन ए बी अलग अलग सेपरेट किया और फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइंड किया। फिर हमारा आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी होता क्या है, जीन थेरेपी की हमें क्यों जरूरत पड़ी? जो हमारा कोई डिफेक्टिव जीन होता है, हमारा जो डिफेक्टिव जीन होता है उस जीन को हम जीन थेरेपी के द्वारा नॉर्मल जीन बना देते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में जो दिया है कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी? तो हमारी जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी 1990 में दी गई थी। एक 4 साल की बच्ची थी जिसको एडीए की डिफिशियंसी हो जाती है। अब हमारा आता है एडीए होता क्या है? तो एडीए की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन डी एमिनेज, एडेनोसिन डी एमिनेज, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें एडीए कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अब इसकी क्योर क्या थी? इसकी टेम्परेरी क्योर, मतलब इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और लिम्फोसाइट कल्चर। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये था, हम मतलब पुरानी अपनी बोन मैरो निकाल के उसमें नई बोन मैरो किसी भी पेशेंट में इंसर्ट कर दें, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये था कि फंक्शनल एडीए को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू दे दें, तो हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया। और तीसरा था लिम्फोसाइट कल्चर, हम लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर से निकाल लें, फिर जो जीन होता है एडीए को, उसको इंट्रोड्यूस कर दें रेट्रोवायरस की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से लिम्फोसाइट को हम पेशेंट के अंदर निकाल के फिर एडीए का जीन उसकी बॉडी में रेट्रोवायरस के थ्रू इंसर्ट कर दें, फिर उसकी जो लिम्फोसाइट होता है फिर उसके पेशेंट के अंदर फिर डाल दें। लेकिन क्या होता है, लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं होती हैं, इसलिए हमको ये प्रोसीजर दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इमॉर्टल ना होने की वजह से हमको ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे थे ये टेम्परेरी क्योर थी, ये लिम्फोसाइट कल्चर ये भी हमारा टेम्परेरी क्योर है। अब हमको परमानेंट क्योर चाहिए, तो परमानेंट क्योर क्यों हो सकता है? इसी कल्चर मेथड को हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराएंगे तो हमारा ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। अब हमारा था मालिकुलर डायग्नोसिस। तो इसके जो कन्वेंशनल मेथड थे जो पहले के ज़माने में अभी भी यूज किए जाते हैं, सीरम और यूरिन से एनालिसिस करते हैं। सीरम ले लिया, किसी की यूरिन ले ली, तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, लेकिन इससे हमें अर्ली डिटेक्शन नहीं पड़ता। जब तक इसके बहुत सारे हमको लक्षण नहीं दिखने लगेंगे तब तक हम इसको बीमारी का पता लगा नहीं सकते। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या है, आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है, पीसीआर यूज होने लगी है, इलाइसा यूज होने लगी है। इससे हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाता है, थोड़े से भी अगर लक्षण दिखाई देने लगेंगे, हमें सस्पेक्ट हो रहा है किसी भी पेशेंट में, तो हम इन टेक्नोलॉजी के द्वारा पता कर सकते हैं। अब पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीआर की जो फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेंस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हमारे हर साल मोस्टली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? तो पीसीआर होता क्या है? पीसीआर वेरी लो कंसंट्रेशन जो बैक्टीरिया वायरस की पाई जाती है, तो हमको डिटेक्ट कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन, न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन के द्वारा हम उसको पहचान कर सकते हैं। हमारा कोई सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट है तो हम उसको इसके थ्रू पहचान सकते हैं कि इसमें पीसीआर हमने कराया, डिटेक्ट किया, उसमें एचआईवी है नहीं है, या कोई सस्पेक्टेड हमारा कैंसर पेशेंट है तो उसमें एचआईवी होगी या नहीं होगी, म्यूटेशन होगा नहीं होगा कैंसर पेशेंट में। तो एलिसा क्या है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एलिसा जो बेस्ड होता है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एलिसा जो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। अब हमारा बायोटेक का यूज हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें यही क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके डीएनए को मैनिपुलेट करके हम एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमने कोई ऐसा एनिमल लिया, उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमने एक अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर,
अब ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जांपल रैट है, रैबिट है, पिग्स है, सीप है, काऊ है, फिश है और माइस है। सबसे ज़्यादा 95% तो माइस ट्रांसजेनिक एनिमल है। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस हैं। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी? रोजी थी और 1997 में आई थी। इससे हमने क्या किया, इसके दूध में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है जो 2.44 ग्राम पर लीटर होती है। और इसका जो दूध होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होने की वजह से मोर न्यूट्रिशनली इन बैलेंस प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबी के लिए दैन नॉर्मल काऊ। क्योंकि हम जो नॉर्मल काऊ का दूध पिलाते हैं बच्चों के लिए उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है, बैलेंस प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन ट्रांसजेनिक काऊ का जो रोजी काऊ होती है उसका दूध पिलाने से उसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होने की वजह से बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों के लिए और बहुत ही न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट मिलती है हमको। तो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन जो होती है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इससे हम क्या करते हैं एम्फाइसीमा को हम ट्रीट करते हैं। एम्फाइसीमा एक बीमारी हो जाती है हमारे अंदर जिनको हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देने से वो सही हो जाती है। इसका ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज हम फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी कर सकते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया को शॉर्ट में हम PQ बोलते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल थे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज करके जो हमारी NCERT में बीमारी दी हुई हैं कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इनकी स्टडी करते हैं। अब इसको अब जैसे हम भूल जाते हैं इसको कैसे याद रखें, तो इसकी सीधी सी ट्रिक है C²AR, या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं C कार, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब जो हमारे ट्रांसजेनिक माइस थे यूज इन टेस्टिंग दी सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, मतलब सबसे ज़्यादा पोलियो वैक्सीन में हम इनका यूज करते हैं ट्रांसजेनिक माइस का। अब हमारे पास आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जो NCERT में दी है। GEAC की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम था कि ये कोई भी डिसीजन लेती थी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, GM की रिसर्च के रिगार्डिंग, और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी सेफ्टी को देखना और इसका डिसीजन लेना सब इसी कमेटी का काम हुआ करता था। अब जो हमारा राइस दिया है बायोटेक में राइस, तो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है हमारे राइस की 2 लाख वैरायटी दी हुई है। हमारी 2 लाख वैरायटी इंडिया में है, ऑलमोस्ट 2 लाख वैरायटी हमारी इंडिया में दी है। सबसे ज़्यादा वैरायटी हाई डाइवर्सिटी शो करने वाला जो होता है वो हमारा राइस होता है। और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी अकेले बासमती चावल की हैं। जो हम बासमती चावल खाते हैं उसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हैं। और वो इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसका जो स्वाद और सुगंध होती है, एरोमा एंड फ्लेवर, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इसकी वैरायटी हैं। 1997 में एक अमेरिका की कंपनी ने हमारा जो बासमती राइस था उस पर अपना पेटेंट करा लिया। US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू उन्होंने किसी भी उसका क्रॉस करा के उन्होंने कहा कि ये हमारी वैरायटी है। पर उन्होंने हमारे मतलब पेटेंट को अपने पेटेंट करा लिया, हमारे पेटेंट को उन्होंने अपने पेटेंट करा लिया। तो इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल होता है, नीम टर्मेरिक होती है, नीम होती है ये। अब ये बायोपेरेसी को होती है। बायोपेरेसी समझ सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की चोरी करना उसकी बिना मर्जी के किसी के। यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। बायोपेरेसी को हिंदी में समझ सकते हैं, किसी भी बायो रिसोर्स का या मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसकी बिना मर्जी के या उससे बिना पूछे उसका विदाउट पेमेंट किए हुए उसकी चीज़ का हम यूज करना या अपना पेटेंट करा लेना। सपोज दैट हमारा चावल है और हमारा पेटेंट उस पर है और हमसे बिना पूछे किसी दूसरी कंपनी ने उस पर अपना चावल बेचना शुरू कर दिया, अपनी कंपनी का लोगो लगा के चावल बेचना शुरू कर दिया, तो ये बायोपेरेसी कहलाती है। तो इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल हुआ है, जिसमें हमने कंसीडर किया है इमरजेंसी प्रोविजन रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये हमारा बायो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का सेकंड चैप्टर का 1 शॉट खत्म होता है। तो इसमें हमारा जितना भी NCERT का पॉइंट था वो सारा का सारा कवर हो गया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।